हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ढेरों सारे टिप्स, स्ट्रेटजीज, प्रॉब्लम्स जो एक बच्चा फेस करता है और किस तरीके से एग्जाम को फेस करते समय हमें क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे एग्जाम के अंदर आने वाला जो कॉम्प्रिहेंशन है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसको पढ़े बिना एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, ये किस किस एग्जाम में आता है। तो आज इन सभी चीजों से रिलेट बहुत सारी आज हम बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा और पॉसिबल हो सके तो उन चीजों को नोट करते जाइएगा ताकि आपको वो चीजें प्रॉब्लमेटिक ना रहें और आराम से आपका एक सिनेरियो बना रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस किस एग्जाम में आता है। दोस्तों, आप बात करें किसी भी एग्जाम की, चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, बैंकिंग के अलावा सीडीएस, एनडीए, कोई भी एग्जाम आप फेस कर रहे हैं, कोई भी इंक्लूड, अगर आप टीचिंग का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां पर भी कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग स्किल्स आपके अच्छे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग एक बड़ा सेक्शन आपके एग्जाम का, क्वेश्चन पेपर का, इस रीडिंग वाले सेक्शन पर डिपेंड करता है। जिस विद्यार्थी का रीडिंग बहुत अच्छा है वो आसानी से किसी भी इंग्लिश के पेपर को फेस कर सकता है, फोकस कर सकता है और रिजल्ट ला सकता है बहुत आसानी के साथ में। अब कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन कुछ खास नहीं, एक बेसिक कंपोनेंट अगर आप समझ पाए तो कॉम्प्रिहेंशन क्या है बच्चा? कॉम्प्रिहेंशन होता है सेट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसके अंदर एग्जामिनर आपको रीडिंग चेक करने के लिए कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन देगा। उन क्वेश्चंस को आपको चेक करना है, उनको रीड करना है, रीड करके उनका आंसर देना है। आंसर करने से पहले आपको जानना है कि कौन से एग्जाम के लिए किस टॉपिक के या रीडिंग के कॉम्प्रिहेंशन की क्या वर्ड लिमिट होती है। बच्चा, कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन की वर्ड लिमिट आपकी 100 वर्ड से स्टार्ट होकर के 450 वर्ड्स तक जा सकती है। डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम फेस कर रहे हैं। एसएससी के एग्जाम के अंदर बच्चा वर्ड लिमिट जो होती है हमारी 100 to 150 वर्ड्स की होती है। इसके अलावा यदि आप कोई और एग्जाम फेस करते हैं तो बैंकिंग के एग्जाम में इसकी लिमिट बढ़ती चली जाती है। अब अगर बैंकिंग के एग्जाम में वर्ड लिमिट बढ़ती है तो क्या टाइम भी बढ़ता है? तो ऐसा नहीं है। टाइम लिमिट किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल फिक्स होती है कि अगर आप इतना टाइम दे पाते हैं तो बेस्ट, अगर उससे ज्यादा टाइम देंगे तो एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन तो कवर हो जाएगा लेकिन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो छूटते चले जाएंगे। तो आज डिस्कस करते हैं कि हम इस पूरे असाइनमेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चा, सबसे पहली बात कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक मिथ बना हुआ है। मिथ का मतलब है कि गलत फहमी बनी हुई है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर मुझे ये नहीं आता तो मैं बैंकिंग का पेपर नहीं दे सकता, एसएससी का पेपर नहीं दे सकता या रीडिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं। तो कुछ इस टाइप के मिथ्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एक बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एक कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रॉब्लम नंबर 1 तो यही है कि अगर एक बच्चा कॉम्प्रिहेंशन रीड करना स्टार्ट करता है तो कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग के दौरान एक बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। पहला सेंटेंस पढ़ा, पहले के बाद दूसरे तक पहुंचने का मन ही नहीं करता क्योंकि पहले का मीनिंग ही क्लियर नहीं है। तो जब उसके दिमाग में एक मानसिकता बनी हुई है कि अगर मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे पढ़ ही नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा, तो ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे को पढ़ना कैसे है। क्या बिना मीनिंग जाने पहले पैराग्राफ या पहले सेंटेंस का अगर मीनिंग नहीं भी पता तो मुझे क्या आगे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए या रोक देना चाहिए, ये सब चीजें आज आपसे डिस्कस की जाएंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रेटेजीज क्या है। अगर मुझे पैसेज सॉल्व करना है, मैं चाहता हूं कि भाई फुल आउट ऑफ फुल आए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि अगर कॉम्प्रिहेंशन आता है, 5 क्वेश्चन आए, पांचों के पांचों एग्जैक्ट ठीक हो गए, तो उनको सॉल्व करने का क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्रोसीजर है, क्या उनको सारे मीनिंग आते हैं? अगर उनके सामने कोई वर्ड आता है या कॉम्प्रिहेंशन का कोई केस आता है तो क्या उन्होंने सब कुछ जान रखा है कि भाई पूरा कैसे सॉल्व हो सकता है और मुझे उस लेवल तक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब चीजें आज हम इन स्ट्रेटेजीज में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट थिंग, कि आखिरी चीज क्या है कि वो कौन कौन से टिप्स हैं, कौन कौन से अनिवार्य चीजें हैं जिससे मैं अपनी इंग्लिश की रीडिंग को इंप्रूव कर सकता हूं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव कर सकता हूं, खुद की कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर सकता हूं, वो आज हम
पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और वो सभी चीजें डिस्कस करते चलेंगे कि यदि हमारे सामने कोई भी टॉपिक आता है इस तरीके का तो बिना हर्डल के कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चा ये कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं। अब बेसिक कंपोनेंट के बाद हमारे पास इस असाइनमेंट में और क्या क्या हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बचपन से बच्चे के दिमाग में एक बात भर रखी है, बहुत सिंपल सी बात भर रखी है, क्या कि यदि आपको कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना है तो भाई जा करके सबसे पहले नीचे के क्वेश्चंस को रीड कर लो और क्वेश्चन रीडिंग करने के दौरान स्किमिंग का तरीका अपनाना शुरू करो। स्किमिंग का तरीका मतलब ब्रिस्क रीडिंग का तरीका अपनाओ। ब्रिस्क रीडिंग से क्या मुझे आंसर मिल जाएगा, क्या नहीं मिल पाएगा, यहां पर भी एक बच्चा कंफ्यूज रहता है। लेकिन क्या यह प्रोसेस सही है, क्या यह गलत है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने के लिए क्या हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्लास में कहते हैं कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप आंसर ढूंढ सकते हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं कि अगर रीडिंग की जगह ग्रामर सेक्शन अच्छा है, सेंटेंस का मीनिंग निकाल पा रहे हैं फुल्का, या फिर आप सेंटेंस के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को पहचान पा रहे हैं, तो भी आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इन दोनों में से दोनों तरीके सही हैं, एक सही है या एक भी सही नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोच है कि भाई अंग्रेज लोग अगर कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे तो वो सॉल्व कर देंगे, चाहे उनकी ग्रामर अच्छी हो या ना हो, चाहे उनकी रीडिंग अच्छी हो या ना हो। ऐसा नहीं है। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चे के दिमाग का एक और पॉइंट, क्या कि वोकैबुलरी यानी शब्दार्थ अगर अच्छे होंगे तो मेरा कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, शब्दार्थ अच्छे होंगे, वोकैबुलरी अच्छी होगी, हिडन अर्थ समझ पाऊंगा तो मेरा कॉम्प्रीहेंशन समझ पाएंगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, मॉडर्न एग्जाम या मॉडर्न जो भी लेटेस्ट पेपर्स आते हैं, लेटेस्ट पेपर्स के आधार पर कैसे एक क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्जामिनर आजकल वोकैबुलरी के नाम पर मैच द फॉलोइंग या मैच द कॉलम देने लग गया है। अब ये मैच द कॉलम क्या चीज है? ये मैच द कॉलम है कि आपके सामने एक तरफ शब्द दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ कॉलम बी में उनके अर्थ दे दिए जाएंगे। तो इनके शब्द और अर्थ देखने के लिए क्या मुझे पैसेज को पढ़ना जरूरी है या बिना पढ़े मैं इनका उत्तर दे सकता हूं? ये है दूसरा पॉइंट। तो ऐसी चीजें जानने के लिए आपको इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना है, ताकि धीरे 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 चीजें पता चलती जाए और वो सभी कंपोनेंट भी पता चले जिन कंपोनेंट्स के आधार पर आपके सामने यदि कोई पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप उसको धुआंधार आंसर देते चले जाएं, देखते के साथ ही ये आंसर इसका यही होगा, ये सही वर्ड है। कैसे? अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के दौरान यदि आपके सामने कोई हर्डल, परेशानी, क्वेश्चन क्रिएट होता है तो उसे कैसे उड़ाना है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाएगा। धीरे धीरे बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर आज हम आपसे इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहला आता है मिथ का अर्थ क्या होता है। मिथ का अर्थ होता है वे सभी अवधारणाएं जो एक विद्यार्थी बना लेता है पेपर के दौरान कि भाई ये नहीं है तो ये नहीं होगा, ऐसा है तो वैसा नहीं होगा। तो ये मिथ का अर्थ होता है दोस्तों अवधारणा, एक दिमाग में बना लेना, प्री अजम्पशन, पहले से ही एक नोशन बना लेना। नोशन यानी मानसिकता बना लेना कि भाई ये नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा तो वैसा ही होगा, अगर ऐसा है तो ही वैसा होगा, अगर मैंने अच्छी स्कूलिंग की है तो ही मैं पेपर पास कर पाऊंगा, अच्छी मेहनत नहीं करी है तो आगे मेहनत नहीं होगी, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज को कहते हैं मिथ। मिथ का मतलब होता है चलन में बात है लेकिन अब उसका प्रयोग है नहीं है, उसको कोई नहीं जानता। तो मिथ का अर्थ होता है अवधारणा। अवधारणा के अंदर हमने बच्चा कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, चारों पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाइएगा। पॉइंट नंबर 1 है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का बच्चे के लिए एक मतलब है कि अगर उसे ऑथर ने जो लाइन बोली है,
ऑथर ने जो लाइन बोली है अगर उसको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ गया, अगर उसको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ गया तो ही वो कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर पाएगा, और यदि एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं आया तो वो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व नहीं कर पाएगा। ऐसा एक मिथ है, ऐसा एक मिथ है। तो इस मिथ के लिए सबसे पहली बात जान लीजिए क्या है बच्चा, ये जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार अर्थ जो है एकदम वर्ड टू वर्ड समझना है, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एक लाइन का अर्थ समझ नहीं आया तो दूसरी नहीं पढ़ पाऊंगा, ऐसा नहीं है। इंक्लूड बहुत सारे क्रिटिक जो होते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं उन लोगों को जो पैसेज का अपना एक अलग अर्थ तात्पर्य निकाल कर उसको एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिक्स भी जो होते हैं वो एक सेल्फ क्रिएटेड मीनिंग निकालते हैं रीडिंग के दौरान। क्रिटिक जो होते हैं वो भी हर बार पूरा अर्थ नहीं समझ पाते, वो भाव को समझते हैं। तो याद रखना कि हर बार आपको उसका पूरा मीनिंग नहीं समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फील ऑफ द पैसेज, आपको उस पैसेज का भाव समझना है, गाद्यांश या एक तरीके से समरी या एक तरीके से रिजल्ट समझने की कोशिश करनी है, आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानना है। इंक्लूड एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे टीचर्स क्या बहुत बड़े अंग्रेजी के प्रोफेसर या रीडर्स ऐसे भी होते हैं जिनका अंग्रेजी बहुत अच्छा है लेकिन हर बार उनको हर लाइन का मीनिंग समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। कई बार होता है कि मैक्सिमम वो लाइन का लगभग मीनिंग निकालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि इस मिथ पर नहीं जाना है, इस बात को स्वीकार नहीं करना है। यदि कोई कहता है कि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ढूंढ पाए तो आपको पैसेज सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, ये बात गलत है। आपको अप्रोक्स मीनिंग लिखना है, अजम्प करना है, लगभग मीनिंग निकालना है, तो आप इस पैसेज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लगभग मीनिंग निकाल लेंगे तो भी आप इस पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब दूसरा पॉइंट कहता है वन नीड्स टू रीड इनफेरेंशियली। अब सबसे पहला पॉइंट यहीं पे आ गया कि बच्चा कहेगा सर इनफेरेंशियली का मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे काम चलेगा भाई, पैसेज का मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे काम चलेगा। तो इनफेरेंशियली का मतलब होता है अजम्पशन। पहला मीनिंग होता है इनफेरेंशियली का अजम्पशन, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो इसे हम कह सकते हैं अप्रोक्स मीनिंग, या इसे हम कहते हैं अप्रोक्स मीनिंग। अब दूसरा पॉइंट यहां पर ये सबसे बढ़िया तरीके से आता है कि यदि आपको कॉम्प्रीहेंशन रीड करना है तो उसी पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए सेकंड पॉइंट हमने लिखा कि यदि आपके सामने कोई भी कॉम्प्रीहेंशन आता है तो हर कंसेप्ट हर किसी को समझ में आए जरूरी नहीं। जैसे मैं खुद आर्ट सेक्शन से बिलोंग करता हूं, यदि मेरे सामने गलती से इसरो की रिसर्च का या फिर गलती से कोई साइंटिफिक सेक्शन का या फिर इकोनॉमिक टर्म्स का कोई नया कॉम्प्रीहेंशन आ जाए जो मैंने पहले नहीं पढ़ रखा, जो मैंने नहीं पढ़ रखा, तो जाहिर सी बात है मुझे इस कॉम्प्रीहेंशन को डिकोड करने में समय लगेगा, डिकोड करने में समय लगेगा, मुझे उसको मीनिंग निकालने में, ग्रास्प करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तब उस परिस्थिति में मैं लगभग मीनिंग निकालने का प्रयास करूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन रीड करते हैं अपना मीनिंग ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, अपना मीनिंग अजम्प नहीं करना है कि पहला वर्ड ये दे रखा है तो लगभग मीनिंग ये होगा, अंदाजा लगा लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया और आंसर कर दिए। सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि हर बार क्वेश्चन पढ़कर, ये बात याद रखिएगा, हर पैराग्राफ का क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आंसर देना इम्पॉसिबल होता है। आप ये सोचे कि हर बार आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी। बच्चा आपको हर एक स्टेप को पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, अगर आपने उस चीज से रिलेटेड पहले कोई जानकारी गैदर कर रखी है, आपने उससे रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ रखी है तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। अभी जैसे रिसेंटली एक पेपर आया था बच्चों का अपने
कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हुए थे लास्ट ईयर, उसके अंदर बच्चों के सामने कोविड-19 से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंशन आया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कोविड-19 के बारे में लगभग कुछ पढ़ रखा था, काफी सारी जानकारियां ले रखी थी, वैक्सीनेशन से रिलेटेड जानकारियां थी, वैक्सीनेशन के बाद में उससे रिलेटेड प्रिकॉशन हो गए, उसके बाद गवर्नमेंट के स्टेप्स हो गए, उनके बारे में जानकारियां थी। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन यदि आपके सामने आते हैं जिनकी जानकारियां आपको पहले से ही है, या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई पैराग्राफ आता है, सपोज कीजिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई पैराग्राफ आता है, और एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई पैराग्राफ आता है और आपने उसके बारे में पहले ही बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई पैराग्राफ आएगा तो आप उसके आंसर्स को तुरंत उड़ा देंगे, आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी की जगह फाइनेंस से रिलेटेड कोई पैराग्राफ आता है, इकोनॉमी की टर्म से रिलेटेड कोई पैराग्राफ आता है, तो दो चीजें हैं, आप उसको तभी सॉल्व कर सकते हैं, या तो प्रायर आपने उसके बारे में पहले कोई जानकारी ले रखी है, या फिर आप उसकी रीडिंग इतनी अच्छी से कर पा रहे हैं कि आप प्रॉपर मीनिंग को ग्रास्प कर पा रहे हैं, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वो पैटर्न आप फॉलो नहीं करेंगे जो बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है कि पैसेज देख लो, क्वेश्चन रीड कर लो, आप आंसर ले लेंगे। ये पैसेज का पैटर्न जो होगा एसएससी के एग्जाम्स में चल सकता है। एसएससी के एग्जाम्स में जब आप तैयारी करते हैं बच्चा, तो आप क्वेश्चंस को रीड पहले कर लीजिए, आप आंसर दे पाएंगे आसानी से, क्योंकि एसएससी के जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस होता है कि उसमें कोई रीजनिंग लगाने की जरूरत नहीं, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको वही आंसर ढूंढना है जो कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है। यहां पे कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है तो आपको डायरेक्ट आंसर देना आसान हो जाएगा। लेकिन बच्चा, जब आप बात करते हैं किसी बैंकिंग के एग्जाम की, बैंकिंग के अलावा सीडीएस के एग्जाम की बात करते हैं, या फिर आप बात करते हैं एनडीए टाइप के एग्जाम्स की, वहां पे रीडिंग के अंदर आपको लॉजिक्स लगाने होंगे, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा। यू विल नॉट गेट डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नो डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बच्चा जो देख के आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन ढूंढा, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने कीवर्ड निकाल लिया, एक मेन वर्ड ढूंढ लिया, उस मेन वर्ड को आपने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। अब अगर आप ऐसा प्रोसेस करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चा जो ये प्रोसेस फॉलो करता है इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हर क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पूरे पैराग्राफ की स्किमिंग करनी पड़ेगी। स्किमिंग का मतलब होता है तेजी से रीड करना पड़ेगा, तेजी से मेन कीवर्ड्स को निशान लगाना पड़ेगा। यदि आप उसको देखते हैं तो आपको वर्ड तो मिल जाएगा, बट आपको आंसर तब भी नहीं मिलेगा। आंसर तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जामिनर बैंकिंग के एग्जाम में डायरेक्ट आपको आंसर नहीं देता है, लॉजिकल आपको उसके आंसर्स को निकालना पड़ता है। आपको एक लाइन याद रखनी है बच्चा, क्या? रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि एग्जामिनर आपको केवल क्लू देगा, एग्जामिनर आपको केवल क्लू देगा, इसीलिए आपको रीड करना है बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है? रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, पढ़ने के बाद में हिडन मीनिंग को फाइंड करना है, जो हिडन क्लूज हैं उसको फाइंड करना है। क्लूज के आधार पर ही कंट्रास्ट बनाकर आप आंसर दे पाएंगे, अन्यथा बैंकिंग के एग्जाम में आंसर देना थोड़ा कठिन हो जाता है। मिथ नंबर तीसरा क्या है? मिथ नंबर तीसरा है कि यदि मैंने एक सेंटेंस छोड़ दिया तो नेक्स्ट पैसेज का मीनिंग मुझे समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइन का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आएगा। जब बच्चे को ऐसा फील आता है, बच्चे के अंदर एक ऐसा भाव आता है, तो भाव आने के बाद में उसमें एक नकारात्मकता जनरेट हो जाती, नेगेटिविटी जनरेट हो जाती। नेगेटिविटी क्या है बच्चा? नेगेटिविटी ये है कि बच्चे के दिमाग में एक बात आ गई कि यदि मैं इस लाइन का मीनिंग नहीं जान पाया तो नेक्स्ट लाइन का मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये एक मिथ है, ये एक अवधारणा है, ये एक गलत पॉइंट है, ये गलत पॉइंट है। बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस, क्या लगभग 90% कॉम्प्रिहेंशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी लाइंस ऐसी होती जो इररिलेवेंट होती हैं। याद रखना, बहुत सारे ऐसे
पैसेज होते हैं जिनमें बहुत सारी लाइंस जो होती हैं वो इररेलेवेंट होती हैं, जिनका असल में कोई तात्पर्य नहीं निकलता है, असल में उनका कोई लॉजिक नहीं होता है, असल में उनका कोई यूज नहीं होता है, वो सिर्फ आप की रीडिंग को डिफिकल्टी बनाने के लिए, रीडिंग डिफिकल्ट बनाने के लिए एग्जाम्पल फॉर्म में दे रखी होती हैं, और उससे रिलेटेड एग्जामिनर कभी भी पॉइंट नहीं पूछता है। बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट आती हैं, तो ये एक दिमाग में से अवधारणा निकाल दीजिए कि एक लाइन समझ नहीं आई तो पूरा पैसेज सॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर पैसेज जो होते हैं एनालिटिकल वे के अंदर आपको चुनाव करना पड़ेगा कि क्या स्टेटमेंट में एग्जामिनर का भाव कह रहा है, क्या फील आ रहा है, तभी वो आसानी से सॉल्व होंगे। तो ये एक पॉइंट जो है ना कि भाई मेरे को आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे एक वाक्य का मीनिंग समझ नहीं आया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ये एक वही वाली चीज है, बचपन से समझ में आ रहा है कि भाई मुझे इसका अर्थ नहीं समझ में आया, मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। एंड द लास्ट पॉइंट, जो सबसे बड़ा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए आपकी एफिशिएंट वोकैबुलरी होनी चाहिए। एफिशिएंट का मतलब होना चाहिए धुलंधर होने चाहिए वोकैबुलरी के अंदर। यदि वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग है तो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लोगे, वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लोगे। बच्चा इसमें ये कुछ कुछ बात मिथ है और कुछ कुछ बात सही भी है, कुछ कुछ बात झूठ है, कुछ बात सही भी है। क्यों? क्योंकि बच्चा देखिए, एग्जामिनर ज्यादातर वोकैबुलरी बेस पर कीवर्ड बनाकर दे देता है। ज्यादातर कीवर्ड्स जो बनाए जाते हैं वो कैब बेस पर बनाए जाते हैं। अब वोकैबुलरी में अगर आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा वीक वोकैब है, बहुत ही ज्यादा है, यानी कि आप अर्थ निकालने में सक्षम नहीं है, रीडिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चा आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। ये श्योर है कि वोकैब का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बात करें कि बहुत अच्छी होनी चाहिए वोकैबुलरी, कि हर वर्ड का मीनिंग जानना है, तो ये भी एक गलत अवधारणा है, ये भी एक गलत अवधारणा है। वोकैबुलरी इज रिक्वायर्ड बट नॉट एक्सीलेंसी, ये लाइन याद रखना। वोकैबुलरी आवश्यक है, इट इज रिक्वायर्ड बट नॉट एक्सीलेंसी। अगर आपके पास एक्सीलेंसी है, बहुत अच्छी तरीके से वोकैब है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत अच्छी फायदा है ये। लेकिन अगर आपको एक आध वर्ड नहीं समझ में आ रहा, एक आध पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, एक आध कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि मैं कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, आपके सामने ऐसे भी उदाहरण दिखाई देंगे, जिनके पास में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते समय में बहुत अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, बट स्टिल दे आर केपेबल, वो केपेबल है, वो केपेबल है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के अंदर। क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंशन को समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं कुछ समझाना चाहूंगा, इस चीज को देखिएगा। आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन लगभग 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। सबसे पहला हिस्सा आपको किसी भी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर दिया जाता है, वो दिया जाता है बच्चा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि पहला पैराग्राफ जो होता है किसी भी पैसेज के अंदर आएगा, वो आपको इंट्रोड्यूस कराएगा किसी भी जनरल प्रॉब्लम से, किसी भी जनरल मेन आइडिया, थीम, इशू, या कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो समाज में इस समय चल रहा है। क्योंकि ज्यादातर कॉम्प्रिहेंशन एडिटोरियल्स से पूछे जाते हैं, ज्यादातर रीडिंग का पार्ट जो आता है वो एडिटोरियल्स का आता है। अब एडिटोरियल्स कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करते हैं? केवल उन्हीं चीजों को जिसमें नॉर्मली हर बार उन इश्यूज को डिस्कस किया जाता है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को दिखा रहे होंगे, किसी ना किसी इशू को दिखा रहे होंगे। तो याद रखना, पहला इंट्रोडक्शन जो भी होगा वो आपको आमतौर पर किसी भी कॉम्प्रिहेंशन का थीम देगा या एक जनरल आइडिया देगा। अब एक व्यक्ति को ये आइडिया समझना है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इसके लिए आइडिया को समझने के लिए लगभग मीनिंग भी आता होगा, तो आप समझ सकते हैं। पैराग्राफ 1 के बाद में पैसेज का पैरा 1 जब कंप्लीट हो जाएगा, जब थीम क्लियर हो जाएगा, तो थीम नंबर 2 में वो उस पैराग्राफ की बॉडी को डिस्कस करेगा। इस बॉडी में उसे 2-3 चीजें आ सकती हैं। पहला पॉइंट क्या कि उस आइडिया को ब्रीफ किया जा सकता है,
आइडिया के कॉजेज बताए जा सकते हैं, आइडिया के इफेक्ट्स बताए जा सकते हैं कि उसका आम जनता पर क्या असर है, और इस बॉडी के अंदर कंपैरिजन किया जा सकता है, किसी भी चीज को दूसरी चीज के साथ में तुलना की जा सकती है। सपोज कीजिए जैसे एजुकेशन सिस्टम पे पैराग्राफ आया, तो एजुकेशन सिस्टम पे अगर पैराग्राफ आया तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश में क्या क्या कमियां आ रही हैं उस चीज के लिए पहले वो इंट्रोड्यूस कराएगा। जैसे आज के दिन भारत के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सरकारी संस्थाएं, गवर्नमेंट एजुकेशनल सिस्टम्स जो हैं बहुत कम है हायर एजुकेशन के लिए। अच्छे कॉलेजेस जो हैं बहुत कम है, क्योंकि लगभग 25 लाख बच्चा हर साल पेपर एग्जाम को क्वालिफाई करता है 12वीं का, लेकिन कॉलेजेस में स्पेस होता है कुछ 25,000 से लाख बच्चों के लिए, यानी 24 लाख बच्चों को फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ भागना पड़ता है। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन केवल मनी मेकिंग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, लो एजुकेशन, कॉस्ट कटिंग और ये सब चीजें। तो इन सभी चीजों को पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बॉडी में ब्रीफ किया जाएगा, कॉज बताए जाएंगे, उसके इफेक्ट बताए जाएंगे, फिर कंपेयर किया जाएगा। याद रखना कंपैरिजन हमेशा अपने से अच्छे से होता है, यानी जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसकी आप तुलना कर रहे हैं, जिसको आप पीछे चलना चाहते हैं, वहां पर आप कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में हमेशा आप एक बात ध्यान रखेंगे क्या कि भारत के एजुकेशन सिस्टम किससे कंपेयर हो सकता है, जो भारत से ज्यादा डेवलप है, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया। अब आप कहेंगे चाइना भारत से, बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम में भारत से बहुत हायर है उनका सिस्टम। तो जब ऐसी पॉलिसी आएगी तो कंपैरिजन होगा। नंबर 3 का पैराग्राफ जो होगा बच्चा, वो कंक्लूड करेगा, या तो वो सॉल्यूशन देगा, या फिर वो रिजल्ट देगा, या फिर वो कंक्लूड करेगा पैराग्राफ को कि ये फाइनल क्वोट्स हैं। जब ये 3 कंसेप्ट पे पूरा पैसेज चलता है तो कंसेप्ट में आपको जनरल आइडिया आना चाहिए, लगभग मीनिंग बॉडी से समझ में आ जाए, और फाइनल रिजल्ट आपको पता चल जाए तो कॉम्प्रीहेंशन आसानी से बन सकता है। बस खुद पर भरोसा करना जरूरी है बच्चा। खुद पर भरोसा होगा तो कॉम्प्रीहेंशन कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मिथ्स तो चलो हम समझ गए कि भाई मिथ्स क्या क्या हैं। अब एक बच्चा अगर हिम्मत करके शुरू करता है, चलो आज से शुरू किया कॉम्प्रीहेंशन, शुरू करने के बाद अब आम तौर पर एक विद्यार्थी के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं प्रिपरेशन के अंदर, वो सबसे बड़ी बात है। चलो आज वो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं, आपके मन के भाव भी बताते हैं, ताकि आपको जब आगे पढ़ना पड़े तो आपके पास एक्सक्यूजेस ना हो। क्योंकि देखो भाई, पेपर शुरुआत हो चुकी है, तैयारी शुरू कर चुके हो, तैयारी शुरू कर चुके हो, तब आपके दिमाग में एक ही बात है कि तैयारी तो शुरू कर दी है, अब मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो जो हर्डल्स हैं उनको प्रिपेयर करके बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम्स को निकालना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को समाप्त करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो चलिए पहला पॉइंट आता है डिमिनिश इंटरेस्ट इन रीडिंग। आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका मानना यह है कि भाई 2 लाइन पढ़ ली, 3 लाइन पढ़ ली, 4 लाइन पढ़ ली, अब मन नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक अवधारणा तो शुरू से है ही कि भाई मेरे को एक लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इंटरेस्ट क्रिएट होगा जब वो कॉम्प्रीहेंशन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से होगा। अब किसी बच्चे को फिल्मों की कहानियों की स्टडी करना पसंद है, या 3 इडियट्स जैसी स्टोरीज पढ़ना पसंद है, मस्कटियर्स जैसी मूवी नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, तो उसको साइंस से रिलेट, टेक्नोलॉजी से रिलेट, बैंकिंग से रिलेट इन चीजों को रीड करने के अंदर हर्डल आनी ही आनी है। तो आपको अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला बच्चों का एक पॉइंट क्या है, सर मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूं, क्या मैं भी अच्छी अंग्रेजी पढ़ पाऊंगा? एक पॉइंट हो गया। ये अधिकतर बच्चों का है, 99% विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम से हैं उनके दिमाग में एक अवधारणा है कि क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं मैं नहीं पढ़ सकता। दूसरी क्या है, सर अंग्रेजी हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, हमारे देश में बोली नहीं जाती ना, तो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम इसी तरीके से बनता जाता है। ये एक
जनरल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई, अब सॉल्यूशन भी बताते चलते हैं हर प्रॉब्लम का। बच्चा सबसे पहला प्रॉब्लम, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है भारत के अंदर कि यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी समस्या आनी जायज है, आएगी, क्योंकि आप अंग्रेजी को अपने घर में दोस्तों के साथ फेमिलियर वे में भाषा के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि इंटरेस्ट कम रहेगा। पहले दिन आप हिम्मत मार के पढ़ोगे भी तो धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि रीडिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। रीडिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको पहले लो लेवल की न्यूज हो गए, आर्टिकल्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, नॉवेल्स हो गई, या वो नॉवेल्स या वो रीडिंग का पार्ट अपनाना है जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो लो लेवल की सेक्शंस हैं उनको पढ़िए, न्यूज के आर्टिकल्स पढ़िए, ज्यादा नहीं तो बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जिनका इंग्लिश में रोल या इंग्लिश में पूरा का पूरा एक तरीके से प्लेटफॉर्म डिस्कस कर दिया जाता है, आप उसको रीड कीजिए। जब आप परसिस्टेंट होंगे, लगातार कांस्टेंट कंटिन्यूअसली उन चीजों को रीड करेंगे तो धीरे धीरे आपका लेवल बिल्ड होगा। याद रखना, बेसिकली आप कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं खड़ा हुआ। इसे हिंदी में कहते हैं हथेली पे सरसों हरी नहीं होती। जब हथेली पे सरसों हरी नहीं होती तो रीडिंग एफिशिएंसी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको लगातार जुड़े रहना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रोज टाइम निकाल करके न्यूज़पेपर के 2 या 3 आर्टिकल्स को रीड कीजिए। 2 या 3 आर्टिकल्स को रीड कीजिए, धीरे धीरे अपने आप आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या रीडिंग से इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी? तो ये भी पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। केवल रीड नहीं करना है, रीडिंग के साथ साथ आपको जो भी आप पढ़ते हैं पेन से उन चीजों को लिखते चलिएगा। समरी बनानी है, नोट्स बनाइए, या फिर अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए उन वर्ड्स को जो कीवर्ड्स की बात करते हैं। अंडरलाइन करते चलिए उन वर्ड्स को जो कीवर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब कीवर्ड्स को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को अगर आप अंडरलाइन करते चलेंगे तो आपके पास में 3 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट क्या कि जो आपने पढ़ा है उसे लिखने की क्षमता जब आप बनाएंगे तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपने सपोज कीजिए एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल पढ़ने के बाद आपने उसे लिखने की कोशिश करी, लिखने में आप 5, 7, 4, 10 कुछ लाइनें लिख पा रहे हैं, तो आप रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल का मतलब याद कर रहे हैं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा और उसको कैसे शब्दों में लिखना है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जब लिखते हैं तो लिखने के दौरान आपकी राइटिंग सेक्शन इंप्रूव होता है और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं लिखना है। नंबर तीसरा, जब आप नोट बनाएंगे तो नोट बनाने के दौरान आपको पूरे पैसेज का थीम समझ में आना शुरू हो जाएगा कि वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब आप इस तरीके से फायदा चाहते हैं तो धीरे धीरे आप इन चीजों को फोकस करेंगे। दूसरा पॉइंट है इनहेरेंट लैक ऑफ नॉलेज। इनहेरेंट होता है कि जन्म से आपके अंदर एक नॉलेज की एक समस्या, एक चीज ये रही है कि आप हमेशा रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन रीडिंग शुरू करने के बाद में आप कांस्टेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कांस्टेंट प्रैक्टिस ना करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला, आप जब नॉट रेगुलर वाली परिस्थिति में है, नॉट रेगुलर वाली परिस्थिति में है, यानी कि आपने आज पढ़ी अंग्रेजी और 15-20 दिन तक लगातार पढ़ने के बाद में 20 दिन पढ़ने के बाद, 25 दिन पढ़ने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आई और उसके बाद आपने रीडिंग रोक दी। रीडिंग रोक दी तो ये प्रॉब्लम आज है, कुछ टाइम के लिए सॉल्व रहेगी, फिर से वो प्रॉब्लम बन जाएगी। आपको हर बार खुद को अपडेट रखना पड़ेगा उन सभी न्यूज के आर्टिकल्स से, मैगजीन्स के अंदर लिखे हुए एडिटोरियल्स से जो बार बार आपके सामने आते हैं और आने के बाद आपके सामने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है वीकर कमांड
ऑन कॉम्प्रीहेंशन, वीकर कमांड ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ये इन्हीं दोनों चीजों से कनेक्टेड है भाई, इन्हीं दोनों चीजों से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है भाई? सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप रीडिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो आप आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर धीरे धीरे बचना शुरू हो जाएंगे, जो डिफिकल्टी आएगी उसको ड्रॉप करना स्टार्ट कर देंगे, जो वोकैबुलरी आएगी आप उसको याद नहीं करेंगे, प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी कमांड स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे कमांड बनती है। याद रखने लायक पॉइंट है कि आज सपोज कीजिए किसी एक पॉइंट से रिलेट, अब सपोज कीजिए इंडिया और रशिया और इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस कोवोविन होते हैं। कोवोविन का मतलब होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब आप एक कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हो और उसी चीज से रिलेट दूसरा कॉम्प्रीहेंशन आएगा तो पिछले वाले कॉम्प्रीहेंशन के वर्ड्स, मीनिंग्स या उससे रिलेटेड चीजें उसमें जरूर आएंगी। अगला पॉइंट है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ये एक प्रॉब्लम बच्चे की सबसे बड़ी आ गई। क्यों? रीजन बताते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, कॉम्प्रीहेंशन आया। आजकल के कॉम्प्रीहेंशन ऐसे नहीं आते कि वर्ड मिल गया और उसको कॉम्प्रीहेंशन में ढूंढो। टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब बच्चे के सामने पूछे जाने वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, बच्चे से सूटेबल टाइटल पूछ लिया जाता है। सूटेबल टाइटल पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा सूटेबल टाइटल है। अब बच्चा क्वेश्चन तो रीड कर रहा है, ऑप्शन भी पढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन पढ़ने के बाद उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है बच्चा कि जब बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन समझने की कोशिश ही नहीं हो पाई, वो लगभग मीनिंग भी नहीं निकाल पाया, तो इस क्वेश्चन को रीड कर भी लेगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए दूसरा टाइप समझने की कोशिश करते हैं। काफी बार ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं जिसमें बच्चे से पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे देता है, क्या? पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन इन द कॉम्प्रीहेंशन। अब बच्चे के सामने इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी या करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ये पिक कब कर पाएगा? जब वो आसानी से कॉम्प्रीहेंशन समझ पाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन रीड करता है, क्वेश्चन जब समझ ही नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। आजकल तीसरा पैटर्न क्या आ गया है? एग्जामिनर एक वर्ड दे देगा, एक वर्ड दे देगा सिनोनियम का और एंटोनियम्स का, वोकैबुलरी दे देगा कि आपको कॉम्प्रीहेंशन में हाईलाइटेड वर्ड दिया गया है, पैसेज के आधार पर आपको मीनिंग निकालना है, पैसेज के आधार पर मीनिंग निकालना है। जैसे अभी हाल फिलहाल में कॉम्प्रीहेंशन आया था जिसमें एक वर्ड था साउंड। अब साउंड के दो अर्थ होते हैं, एक होता है साउंड का अर्थ क्या होता है? आवाज, ध्वनि, ठीक है, चलो जी हमने लिख दिया। एक साउंड का अर्थ होता है सीम, दर्शाना, लगना। अब दो अर्थ होते हैं, बच्चा क्या करेगा? साउंड वर्ड पढ़ते के साथ ही सीधा ध्वनि को लिखेगा। अगर विशेषण की बात करें तो साउंड फैमिली यानी स्ट्रॉन्ग भी इसका मीनिंग बनता है। स्ट्रॉन्ग कह लीजिए, रिच कह लीजिए। जब कुछ इस तरीके के मीनिंग बच्चे के सामने आते हैं, वर्ड पढ़ने के बाद में डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाई देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सिनोनियम तो तीनों ही हैं। सिनोनियम में साउंड का मतलब सीम भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, रिच भी है। कौन सा पिक करूं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कौन सा वर्ड पिक करूं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये है टाइप नंबर 3 क्वेश्चन, ये है टाइप नंबर 3 क्वेश्चन। अब इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन जो आजकल पेपर में पूछा जाने लग गया है, वो पूछ लेता है राइटिंग स्टाइल के बारे में। राइटिंग स्टाइल के बारे में कि एग्जामिनर का राइटिंग स्टाइल कैसा है, एग्जामिनर का राइटिंग स्टाइल कैसा है। अब बच्चे ने कॉम्प्रीहेंशन से पहले क्वेश्चन पढ़े, अब आप खुद दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए। यदि आपके सामने कुछ इस तरीके का कॉम्प्रीहेंशन आता है और बच्चे को बोला जाता है कि भाई राइटिंग स्टाइल ढूंढना है, अब सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि बच्चा कंसेप्ट ही नहीं समझ पाया, तो राइटिंग स्टाइल कैसे देखेगा, राइटिंग स्टाइल कैसे निकालेगा? अगर आपके सामने एग्जामिनर कहता है कि भाई क्रिटिसाइज किया गया है, टोन पकड़ना है कि टोन में वो डिस्क्राइब कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, सरकाज़म है,
तो जब तक बच्चे को ये चीजें नहीं पता है, हाइपोथेसिस है, ये नहीं पता है, तब तक ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे में बच्चा जब क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगा तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि यार क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़ी देर रोक देता हूं और आगे बढ़ लेता हूं। उसके बाद में वो अंदाजा लगाता है या फिर उस पैसेज को छोड़ देता है। छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, ये बात याद रखना। छोड़ना इज नॉट सॉल्यूशन। अगर आप क्विट कर देते हैं पैराग्राफ को तो वो छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। खैर, अब बात करते हैं, इनको भी सॉल्व करना बताऊंगा बच्चा। सारी टोन्स बताए जाएंगे, सारे अलंकार बताए जाएंगे, सभी कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। चिंता मत करना, धीरे धीरे करके सारी चीजें बताई जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, स्लोअर स्पीड वाइल सॉल्विंग आरसी। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बच्चा रीडिंग करता है, रीडिंग करने के दौरान उसकी रीडिंग का जो स्पीड है बहुत ज्यादा स्लो है और आपके सामने 450 वर्ड्स का सपोज कीजिए कोई कॉम्प्रिहेंशन आ गया। यूजुअली इतना बड़ा नहीं आता है, लगभग 250-300 वर्ड्स में निपट जाता है, लेकिन अगर इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन आता है तो आपकी स्पीड पढ़ते पढ़ते 20 मिनट्स तो आप एक बैंकिंग का कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में निकाल देंगे। और दिमाग लगाइए, जब 20 मिनट आप केवल कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर रहे हैं और आंसर कर रहे हैं तो बाकी पेपर आपका जो हो जाएगा वो छूट जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंकिंग में टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पेपर के अंदर बच्चे से बोला जाता है कि बेटा पहले आपको रीडिंग करना है, रीडिंग के बाद बच्चा आपको स्किमिंग करना है, स्किमिंग करना है। तो जब बच्चे को कुछ इस तरीके की बातें बताई जाती हैं तब बच्चा धीरे धीरे उस पर आदी होता है। लेकिन जब कॉम्प्रिहेंशन रीड ही पूरा नहीं होगा तो स्किमिंग कहां से होगी। तो ये कुछ जनरल प्रॉब्लम्स थी बच्चे की जो हमने डिस्कस करी। जाहिर सी बात है इसके सॉल्यूशन भी हम ही देंगे प्रॉब्लम्स डिस्कशन के बाद में। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटजीज क्या फॉलो करनी है। स्ट्रेटजीज क्या फॉलो करनी है, कैसे एक पैसेज को समझना है, कैसे एक पैसेज को समझना है। तो इस पैसेज को समझने के लिए कुछ कुछ चीजें बताई जाएंगी, धीरे धीरे लिखते चलिएगा, कोशिश हो सके तो वो चीजें काम आएंगी। सबसे पहले है नो द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहला आता है आपके पास इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें एग्जामिनर बच्चे को इंट्रोडक्शन देता है। इंट्रोडक्शन के बाद नंबर 2 बच्चे के सामने आता है बॉडी पार्ट, जिसमें वो कॉज बताएगा, इफेक्ट बताएगा। कॉज और इफेक्ट के बाद बॉडी पार्ट जब डिस्क्राइब हो जाएगा, तीसरे में वो रिजल्ट बताएगा या कंक्लूड करेगा पैराग्राफ को कि आप इस तरीके से इस पैसेज को देखिए, इस तरीके से इस पैसेज की कंक्लूजन को निकालिए। तो जब ये बॉडी पार्ट आता है तो बॉडी पार्ट के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप उसके टाइप को देखिए। स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप उसके टाइप को देखिए कि वो टाइप किस चीज से रिलेट कर रहा है। टाइप के अंदर सबसे पहला कि वो क्या इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट कि क्या वो इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है, क्या वो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा है, क्या वो इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, क्या वो स्टॉक्स की बात कर रहा है। तो कुछ जब इस तरीके के कंसेप्ट आपके सामने आएंगे तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है कि स्ट्रक्चर समझना है कि वो पैराग्राफ किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद में जब आप उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आइडेंटिफाई कीजिए कीवर्ड्स को। इन कीवर्ड्स को असलियत में बोला जाता है ट्रांजिशनल वर्ड्स। इनको बोला जाता है ट्रांजिशनल वर्ड्स। ये ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक तरीके से क्लियर चेंज कर देते हैं कि भाई वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है। तो आपको जब आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहला पॉइंट नोट करना है, उन वर्ड्स को फोकस करना है जो वर्ड्स आपको
टाइम की बात करते हैं। टाइम को दिखाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, आफ्टर के बाद एट लास्ट, फाइनली, एज सून एज, ऑलवेज, आफ्टरवर्ड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स जब आते हैं तो पैराग्राफ के अंदर टाइम को दिखाते हैं, जैसे इमीडिएटली, लास्ट, लेटर। ये वर्ड्स हैं, ये टाइम को इंडिकेट करेंगे। इन टाइम को इंडिकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकेंडरी स्टेटमेंट जो है क्या वो फर्स्ट से कनेक्टेड है, फर्स्ट पर डिपेंडेंट है, या इंडिविजुअल है, या इंडिपेंडेंट है। ये चीजें आपको पता चलेंगी। इससे पता चलेगा कि सेकंड पॉइंट पढ़ना कंपलसरी है या नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़ना कंपलसरी है या नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स में अगर सेकंड स्टेटमेंट पहले पे डिपेंडेंट है तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से ही लगभग अंदाजा हो जाएगा कि सेकंड पॉइंट क्या कहना चाहता है। और अगर आप इस टाइम वाले कंसेप्ट को छोड़ देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेकेंडरी स्टेटमेंट को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके बैंकिंग के पेपर में या रीडिंग के अंदर दो चीजें आती हैं कि कौन सा स्टेटमेंट डिपेंडेंट क्लोज है, कौन सा इंडिपेंडेंट सेक्शन है। अगर इंडिपेंडेंट है तो पढ़ना पड़ेगा, और डिपेंडेंट है तो आप उसको लीव कर सकते हैं, अजम्पशन के आधार पर आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपके सामने आता है किस चीज का, टाइम का। टाइम के बाद दूसरी चीज आपको यहां पर दिखाई जाती है बच्चा, प्लेस। दूसरा पॉइंट आपके पास में कीवर्ड्स आता है ट्रांजिशनल कीवर्ड्स के अंदर, जो आपको दिखाता है प्लेस। प्लेस के अंदर एट दिस पॉइंट जैसे वर्ड आ जाते हैं, अबव आ जाता है, अबव के बाद बिसाइड, बियॉन्ड, ऑन, अदर साइड, फॉरवर्ड, डाउन। ये सभी वर्ड्स हैं, ये प्लेस को इंडिकेट करते हैं। इनका रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा निकलता है जब आप इन कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। नंबर 3 आता है एड ऑन आइडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एड ऑन आइडिया। ये मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, आप इसको लिखते चलिएगा, कैरी कीजिएगा पेन एंड पेपर और लिखते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है एड ऑन आइडिया के अंदर, जैसे अगेन, पहला वर्ड आता है बच्चा अगेन, ऑल्सो, इन एडिशन टू, फर्दर, फर्दर मोर, एज वेल एज। वीडियो को पोज कर करके लिख लीजिएगा, इनकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर टेबल भी दूंगा, इसकी पीडीएफ भी बना कर दूंगा, तो धीरे धीरे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली हो गया, नेक्स्ट हो गया, मोर हो गया, मोर ओवर हो गया। ये वर्ड्स जो होते हैं एड ऑन आइडिया करते हैं। एक आइडिया चल रहा है, उसी आइडिया को और एड ऑन किया जाता है ताकि कंसेप्ट को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ये एड ऑन आइडिया जो होते हैं ये पूरे कॉम्प्रिहेंशन में एक तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। नंबर 4 आता है इलस्ट्रेट करना आइडिया को, इलस्ट्रेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इलस्ट्रेशन कहते हैं, लिख लीजिएगा, इलस्ट्रेशन या फिर किसी चीज को एक्सप्लेन करना। जब आपने सपोज कीजिए एक आइडिया आपने रिकॉग्नाइज किया, एक आइडिया आपको पता चल गया कि हाँ भाई इस स्टेटमेंट में आइडिया डिफाइन किया जा रहा है, इस स्टेटमेंट में आइडिया डिफाइन किया जा रहा है। तो जब आपको पता चल गया आइडिया डिफाइन कर रहे हैं और थीम से आपको पता चल गया कि लगभग क्या आइडिया है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को स्किप किया जाता है, ऐसी स्टेटमेंट्स को रीड नहीं किया जाता है। जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स को रीड नहीं करते हैं तो दो बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट आपका टाइम बचता है, दूसरा बेनिफिट होता है आप इजीली उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदाजे से स्किमिंग करके मीनिंग को निकाल सकते हैं। नंबर 3 आता है कंट्रास्ट या कंपैरिजन। कंट्रास्ट या कंपैरिजन ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक आता है। कंट्रास्ट करना, कंपेयर करना आइडियाज को, कंट्रास्ट करना या कंपेयर करना आइडियाज को। जब हम कहते हैं, सपोज करो जैसे मैंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करी कि भारत से अच्छा सिस्टम चाइना का है जहां पर सारा एजुकेशनल सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मैंने एक लाइन बोली, भारत से अच्छा सिस्टम चाइना का है जिसमें सारा एजुकेशनल सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो आप इस लाइन से इजीली समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि जब एजुकेशनल सिस्टम सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है
एजुकेशनल सिस्टम सारा किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो जब सारा एजुकेशनल सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो इसका मतलब यह है कि भारत में सारा एजुकेशनल सिस्टम गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। सारी एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट, अब मैंने कहा चाइना फिक्स रिम्यूनरेशन देता है जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं परमानेंट जॉब पर, वहां पर टेम्परेरी बेसिस पर एम्प्लॉयज को हायर नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट वेज में मैंने भारत के बारे में बताया कि इनडायरेक्टली वेज क्या है कि यहां पर परमानेंट सैलरी बेसिस पर नहीं है, फिक्स सैलरी नहीं है, इसीलिए टीचर्स क्या है? टेम्परेरी है। आज एक टीचर को अच्छा सैलरी मिलेगा, दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरे कॉलेज में जाके अप्लाई कर देगा, तो ऐसी परिस्थिति क्या होगी कि वो टेम्परेरी बेसिस पर है। तीसरी स्टेटमेंट दिखाता हूं कंट्रास्ट करने के लिए। चाइना अपने देश में अपनी लैंग्वेज को ज्यादा फोकस करता है, सारा एजुकेशनल सिस्टम उसका चाइनीज फ्रेम के अंदर है। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि भारत के अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर एजुकेशनल सिस्टम नहीं है। भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश के अंदर है, फ्रेंच यूज होने लग गई, जर्मन यूज होने लगी। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नंबर चौथा क्या है कि चाइना में कोई भी डोनेशन सिस्टम नहीं है या करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। एडमिशन देने के लिए, पास करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बच्चे को पूरे एफर्ट्स खुद से करने पड़ते हैं। तो आप इस कंट्रास्ट से अंदाजा लगा लेंगे कि इंडिया में क्या है। इंडिया में पैसे देकर आप डोनेशन देकर एडमिशन ले सकते हैं, इंडिया में डोनेशन देकर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ कंपैरिजन कंट्रास्ट बनता है जब आप एक स्टेटमेंट से उसका अन्यथा वाला अर्थ निकाल लेते हैं। जब आप एक स्टेटमेंट से उसका अन्यथा वाला मीनिंग निकाल लेते हैं, कंट्रास्ट वाला मीनिंग निकाल लेते हैं, तो समझ जाइए कि आप पैसेज को समझने की फॉर्म में हैं, लगभग मीनिंग समझ पा रहे हैं। और जब लगभग मीनिंग समझ रहे हैं तो आपको आगे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब जब ये कंट्रास्ट आ गया तो फाइनल स्टेटमेंट आपकी रिजल्ट को दिखाएगी। ये भी क्या है? एक तरीके से आपका ट्रांजिशनल वर्ड है। ट्रांजिशनल वर्ड है जब आप किसी भी चीज के रिजल्ट को दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल कंपैरिजन वाला सेक्शन देख लीजिए। कंपैरिजन वाले सेक्शन को देख के रिजल्ट इजीली निकाला जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रीजनिंग, यही टाइप ऑफ रीजनिंग मैंने कंट्रास्ट में बताई है। एनालिटिकल वे अपनाना है, आपको हिडन मीनिंग ढूंढना है। हिडन मीनिंग ढूंढने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका आंसर इजीली निकल सकता है, हिडन वेज को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो। अब अगला पॉइंट कहता है एंटिसिपेट करो और प्रेडिक्ट करो। एंटिसिपेट का मतलब पहले इजीली एग्जाम के पॉइंट्स को एंटिसिपेट करो, चेक करो, इवैल्यूएट करो कि क्या आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन वो पैराग्राफ से रिलेट है या नहीं है। अगर कोई भी पैसेज ऐसा है जो ऑल, ओवरऑल, एक्सट्रीम ऐसे वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, वो ज्यादा ब्रॉड आंसर हो जाता है। और पैसेज में इतने ब्रॉड आंसर्स नहीं होते हैं, याद रखना, मोस्ट ऑफन ऐसे वर्ड्स नहीं होते हैं। तो आपको पहले अंदाजा लगाना है और अंदाजा लगाने के बाद में अपना आंसर ढूंढना है। याद रखना एलिमिनेशन वे फॉलो कीजिएगा। एलिमिनेशन वे का मतलब क्या है? अगर स्टेटमेंट का टोन, पूरे पैसेज का टोन पॉजिटिव टोन चल रहा है, डिस्क्रिप्शन चल रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर कभी भी नेगेटिव टोन के आंसर्स को पिक नहीं करेगा। और नेगेटिव टोन अगर चल रही है तो पॉजिटिव आंसर पिक नहीं होगा। सार्काज्म है तो ये देखना पड़ेगा कि किसकी तरफ पॉजिटिव और किसकी तरफ नेगेटिव बोला जा रहा है। तो इन कंसेप्ट्स को फोकस कीजिए, आंसर मिल जाएगा। जस्टिफाई द आंसर ये हम बता चुके हैं ऊपर ही। सर्च फॉर मेन आइडिया, फोकस ऑन माइनर डिटेल्स। माइनर डिटेल कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कोई डेट है, कोई फैक्ट है, कोई भी एग्जाम्पल है किसी भी चीज का, एग्जाम्पल के बाद कंपैरिजन के देते समय किसी देश का नाम आ रहा है, तो ये पॉइंट्स को फोकस कीजिएगा ताकि आप आसानी से किसी भी आंसर को ढूंढ पाए, आसानी से किसी भी आंसर को ढूंढ पाए। याद रखिएगा कैसे, एक सेकेंड दीजिएगा। आप किसी भी आंसर को ढूंढ पाए तो ऐसे में आपको क्या ढूंढना है बच्चा? ऐसे में ढूंढना है कि यदि आपके सामने कोई भी ऐसा पैसेज आता है, कोई भी ऐसा पैसेज आता है जिसके अंदर आपके सामने कोई भी पॉइंट क्लियर हो जाता है, कोई भी पॉइंट अगर आता है तो आपको बिना चिंता के फोकस करना है, बिना चिंता के फोकस करना है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। बीच का स्लाइड बच्चा थोड़ा गायब हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, वैसे इसमें हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब क्या क्या टिप्स हैं किसी भी पैसेज को इंप्रूव करने के लिए। क्या क्या टिप्स हैं किसी भी पैसेज को इंप्रूव करने के लिए। तो फर्दर यहां पे कुछ टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चा एक्टिव रीडर आपको बनना पड़ेगा। एक्टिव रीडर का मतलब है कांस्टेंट रीडिंग आपकी आनी चाहिए, यानी हर रोज मिनिमम 15 to 20 मिनट्स या 25 मिनट्स आपको रीडिंग को जरूर देने हैं, वो भी एक्टिवली। 15 से 20 मिनट का कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। कोई जरूरत नहीं है 2-2 घंटे का टारगेट लेने की। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बच्चे सोच के चलते हैं कि सर 2 घंटे मैं रोज रीडिंग को देता हूं, क्या मेरी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी? भाई 2 घंटे रोज देते हो, कितने दिन तक रोज 2 घंटे दे सकते हो? अदर सब्जेक्ट भी हैं आपके, क्या आप 2 घंटे रेगुलर उसको दे पाओगे? ये पहला पॉइंट है। ज्यादा बड़े टारगेट्स मत लीजिए, टारगेट लीजिए जो जल्दी से अचीव किए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि 15 to 20 मिनट्स रीडिंग को दीजिए, लेकिन वो रीडिंग इंटेंस रीडिंग होनी चाहिए। इंटेंस रीडिंग का मतलब ये होता है कि रीडिंग ऐसी होनी चाहिए जो एग्जैक्ट हो और एक एक कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हो। बीच में ऐसा नहीं है कि रीडिंग शुरू करी, 2-3 मिनट पढ़े फिर छोड़ दिया, वो गड़बड़ कर जाएगा। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग के दौरान सबसे बड़ी चीज क्या है कि बच्चा रीडिंग करते करते पैसिव फॉर्म में चला जाता है। एक वर्ड को समझना, एक लाइन को समझना, उसका एनालिटिकल वे निकालना, और निकालने के बाद वो खो गया। खोने के बाद जब अगली दोबारा लाइन पे आया तो पीछे के कंसेप्ट्स का मीनिंग भूल गया। ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि रीडिंग का फ्लो नहीं टूटना चाहिए। रीडिंग का फ्लो कांस्टेंट रहेगा तो आप आसानी से कॉम्प्रिहेंशन समझ पाओगे। एंगेज विद द पैसेज। जब आप उस पैसेज को पढ़ो तो उसकी पास्ट और प्रेजेंट की डिटेल को जरूर फोकस करो। उसके साथ रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट निकालिए कि आपके वही कॉम्प्रिहेंशन फर्दर लाइफ में आगे भी काम आए जब भी आप एग्जाम दे। याद रखना, सारे पैसेजेस, सारे कॉम्प्रिहेंशंस लिमिटेड पार्ट में डिवाइडेड होते हैं और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, ये बात याद रखना। अब कई बार पैसेजेस आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं। आज आपने वो शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ ली लेकिन याद नहीं करी। बहुत सारी एब्रिविएशंस आएंगी, वो एब्रिविएशंस आपने देखी लेकिन याद नहीं करी। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि आपकी जो एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म्स है, आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और उनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो आंसर ढूंढने में कठिनाई होगी। इसीलिए उन शॉर्ट फॉर्म्स को माइंड में रखना है, एब्रिविएशंस को प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि लिमिटेड ही वर्ड्स हैं, अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेड ही वर्ड्स हैं, 100 to 150 वर्ड्स हैं मैक्सिमम, उनको फोकस करना है। रीड क्वालिटी आर्टिकल्स। अब बच्चे की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो जाकर के नूरा फतेही के आर्टिकल्स को पढ़ता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। न्यूज़पेपर मिलने के बाद, संस्थान न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड करने के बाद बच्चा क्या पढ़ता है? वो मर्डर की स्टोरी पढ़ता है कि हाँ भाई उधर एक मर्डर हो गया, उधर एक क्राइम हो गया, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए। ऐसे पैसेजेस नहीं आते हैं। सबसे पहले ये जज कीजिए कि आपके एग्जाम में पैसेज आएगा भी तो कौन सा पैसेज आ सकता है, टाइप ऑफ पैसेज क्या होगा। जब तक आप ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तब तक आंसर देने में कठिनाई रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि पेन को हाथ में हमेशा रखिएगा। जब भी रीडिंग करें कोशिश कीजिएगा पेपर पे रीडिंग करें, मोबाइल की रीडिंग को अवॉइड कीजिएगा। टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, उनकी रीडिंग को अवॉइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा एंगेजमेंट न्यूज़पेपर पढ़ते समय, पेपर की रीडिंग करते समय आती है। पेन लेकर के हाईलाइट करते चलिए उन वर्ड्स को जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसी को नोट मेकिंग कहते हैं। नोट्स बनाते समय सहायता मिलती है, तो इससे क्या होगा? रीडिंग एनहेंस होगी। सबसे इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को। सपोज हमारी रीडिंग का पैसेज कंप्लीट हो गया तो दिमाग लगाइए, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी यूज्ड और कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, यानी कि किस प्रकार के सवाल यदि एग्जामिनर पूछेगा तो क्या पूछ सकता है। जब आप इस अटेम्प्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को, या खुद से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, या खुद से किसी वर्ड को सर्कल कर लिया कि यार इसका सिनोनियम क्या हो सकता है इस एग्जाम के अनुसार, एंटोनियम क्या हो सकता है, यदि एग्जामिनर इसका स्पेलिंग टेस्ट दे देगा इसी का तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो इस टाइप की थिंकिंग या थॉट्स जब आएंगी तब आपको एक बहुत आइडियल स्टूडेंट की तरह तैयारी करने का मजा आएगा और एग्जाम में डे बाय डे आपका स्कोर प्लस होता
जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थे हमारे, जिनको आप फॉलो कीजिए। अब यही टिप्स हमारी फर्दर नेक्स्ट क्लासेस होंगी, जिसके अंदर हम रोज कोई ना कोई रीडिंग का पार्ट लेकर आएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर वोकैबुलरी, एरर फाइंडिंग, स्पेलिंग टेस्ट, मैच द कॉलम, हम पूरे पेपर का कंसेप्ट लेकर चलेंगे, जिसके अंदर हर रोज डे बाय डे आपको टाइप्स बताते चलेंगे, टोन्स बताते चलेंगे, और डेली प्रैक्टिस के अंदर वो चीजें आपकी स्ट्रांग बनाते चलेंगे। और इतना याद रखिएगा, डेली प्रैक्टिस से आपका काम बनेगा। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही बचा। कोशिश कीजिएगा और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट टाइम और इंप्रूवमेंट उसमें लाकर देंगे। आज के लिए इतना ही बचा। धन्यवाद।